वेबिनार में जुड़े सभी लोगों का स्वागत है। आज गिरनारी मंडल का 507वां वेबिनार है। आज के वक्ता हैं मध्य प्रदेश के देवास से आचार्य श्री विजय सोनी साहब, जो हमें आहारी औषध के बारे में वक्तव्य देंगे। आचार्य से गुजारिश है कि वो अपना वक्तव्य अब शुरू कर सकते हैं। नमस्कार सर, जय धन्वंतरी। जय धन्वंतरी, जय धन्वंतरी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो साक्षात् परब्रह्म श्री गुरुवे। गुरु जी से ये सुना कि मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। तो मैंने अनंत गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हुआ मुझे, और उससे काफ़ी सारी बातें उनसे सुनने को, समझने को, सीखने को मिला। और आयु, अनुभव, प्रयोग और कुछ परिस्थितियों ने इस प्रकार सम्मोहित कर लिया, या कहे कि ऐसी व्यवस्था बन गई कि और सीखना और सीखना, और सीखते सीखते एक इस मुकाम पे पहुंचे। और घर में नानी, दादी, पड़दादी, पड़नानी, इनका भी सानिध्य मिला, जो कि बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। तो उनके द्वारा कुछ बातें समझ में आई, कुछ सिखाई, कुछ स्थिति परिस्थिति ने सिखाया। एक छोटी उम्र में जिज्ञासा तो सभी को रहती है, परंतु एक छोटी आयु में अपन यदि किसी कार्य को करना प्रारंभ करते हैं तो रोक टोक तो जरूर लगती है, पर यदि आपने अच्छा कार्य किया है तो प्रोत्साहित जरूर कराया जाता है, उत्साहित भी करते हैं। तो बचपन से ही जो भी उत्सव, व्रत, त्योहार होते थे तो उनको बड़े बारीकी से मैं देखते थे, और उसके ऊपर प्रश्न होते थे। भोजन में मेरी बचपन से ही रुचि रही कि क्या बन रहा है, कैसे बनाना है, क्या करना है। आज किसी बच्चे को बोल दो कि भाई तुम्हें चाय बनाना है, तो वो चाय तो दूर की बात है, सही तरीके से पानी का गिलास भर के मेहमान तक नहीं ले जा सकते। या तो उसको गिरा देंगे या उससे जल छलक जाएगा। परंतु एक स्थिति परिस्थिति, या कहे कि एक मन में जिज्ञासा के कारण कार्य करते गए, और जो कार्य करेगा उससे गलतियां होगी, परंतु उन गलतियों से सबक लेते हुए आगे बढ़े। और भोजन में उस समय गैस का कनेक्शन नहीं होता था, सीधा चूल्हे के ऊपर लकड़ियों से या कंडों से भोजन बनाया जाता था। और वह भोजनशाला आंगन में होती थी, जहाँ दो तरफ दीवार होती थी या एक तरफ ही दीवार रहती थी। डोली सी, ऐसी छोटी सी 2.5-3 फीट हाइट की ऐसी डोली सी रहती थी। ये तो हुई मेरी छोटी सी एक भूमिका। अब विषय है आहारी औषधि। तो अभी वैदिक पद्धति में ये बोला जाता है, यदि आप दवाई ले रहे हैं और परहेज नहीं कर रहे हैं तो दवाइयों का लाभ नहीं मिलेगा।
और यदि आप परहेज कर रहे हैं तो दवाइयों की आवश्यकता नहीं रहेगी। बिंदु नंबर 1। बिंदु लंघनम परम औषधम। तो ये दो चीज का तालमेल बन के कुछ नई चीज तैयार अपने आप हो जाती है। तीसरा बिंदु, आज के दिन बज बारस है। आज के दिन गेहूं नहीं खाया जाता है। नंबर 1 चीज हमारे मालवा क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के। दूसरा, आज के दिन किसी भी चीज के ऊपर चाकू नहीं चलता है, मतलब चाकू का प्रयोग आज वर्जित है। तो मातृशक्तियों ने एक दिन पहले ही सब्जियों को सुधार के रख दिया और आज जैसी स्थिति परिस्थिति बनी उसके हिसाब से बिना गेहूं का भोजन, ज्वार, मक्का, बाजरा बनाया गया। तो इसके पीछे कहीं न कहीं कुछ न कुछ कारण रहे। होली के 7वें दिन रात्रि को भोजन बना के दूसरे दिन किया जाता है। नाथ द्वारा और उदयपुर के बीच में एकलिंग जी शिव जी का स्थान है, जहां पर दही और चावल प्रसाद स्वरूप दिया जाता है। बिहार क्षेत्र में संक्रांति के दिन पोहा और दही खाया जाता है। महाराष्ट्रियन परिवारों में दही चावल को बड़ा विशेष महत्व दिया जाता है। कुछ दिनों बाद गणेश जी का विसर्जन होगा, उस दिन भी दही चावल का भोग लगा के गणेश जी को विदाई दी जाती है। कहीं किसी को चोट लग जाती है तो उसके ऊपर जल और मिट्टी का लेप लगा दिया जाता है। खून आ गया है तो उसके ऊपर हल्दी लगा दी जाती है। तो कहीं न कहीं ये भोजन और ये चीजें धीरे धीरे औषधि के जगह पर इनको मसाला शब्द नाम दे दिया गया। प्रक्रिया तो चलना ही है, क्योंकि हम एक उस आयु के हैं और आज जो नवयुवक है उसके बीच में 2 पीढ़ी का अंतर है। हमने जो सुना, समझा, सीखा, करा, हमारे बाद वाली पीढ़ी ने उसको अपनी आने वाली पीढ़ी को नहीं फॉरवर्ड करा, क्योंकि हमारे बच्चों को कोट पतलून टाई लगा के नौकर बनना। हमारे समय में नौकरी के लिए कोई व्यक्ति उत्साहित नहीं होता था, या तो कृषि कार्य करता था या व्यवसाय करता था, व्यापार करता था, या किसी पदार्थ का रूप परिवर्तित करके उसको मार्केट में अपनी लॉन्चिंग करता। अब हमारी पीढ़ी के बाद वाली पीढ़ी ने फिल्टर लगाया और हमारी जो चीजें हैं तीसरी पीढ़ी को नहीं जाने दी। कुछ तो असर होता ही, परिवार में रहते हैं तो कुछ बातें तो समझ में आती है, पर व्यक्ति इजी चीज की तरफ जल्दी भागता है। धोती पहनने के स्थान आ गया, पजामे के स्थान पर पतलून आ गई। पतलून में भी टाइटनेस या उस समय बेल बॉटम वगैरह चलती थी। तो ये परंपराएं जो चली, इसमें एलोपैथी के ऊपर विश्वास बढ़ना प्रारंभ हो गया। एक समय जब हमारे समय में किसी एलोपैथी डॉक्टर को बुलाया जाता था, 1 घंटा 1.5 घंटा वो वहां पे घर पर जांच पड़ताल करके अपना 1-2 प्रकार की औषधि दवाइयाँ लिख देते थे। आज 2500 तो जांच होती है और 2500 प्रकार की औषधियां दी जाती है, और वो भी
ठीक है, देखते हैं 2 दिन बाद 3 दिन बाद उसको बदला जाता है। परंतु जीवन में एक छोटी सी सत्यता को धारण करना है। वो सत्यता इतनी सरल है, इतनी सहज है, जिसको कि व्यक्ति समझना नहीं चाहता है। अब इन चीजों को समझने के लिए आपको थोड़ा सा अपने 2 पीढ़ी ऊपर या 3 पीढ़ी ऊपर जाना परम आवश्यक है। जिस प्रकार आपके यहाँ पर गुजरात क्षेत्र में हांडवा बनता है, नंबर 1। दूसरा उंदिया बनता है। तीसरा कड़ी बनती है। मालवा क्षेत्र में यदि किसी को सर्दी जुकाम हो जाता है तो उसको कड़ी बना के गरम गरम पिला देते हैं, या छाछ को छोंक लगाते हैं और उसको उबाल न आए, थोड़ा सा गर्म हो जाए, थोड़ा सा नीम गर्म से थोड़ा ऊपर, उसको पिया जा सके, उनको पिला के सुला देते हैं। बूंदिया शीत ऋतु में है, उसके अंदर नाना प्रकार की पापड़ियां और कंद, मूल, पत्तियां, जिसके मुठिए बना के उपयोग किया जाता है। तेल की मात्रा रहती है, तो सर्दियों में घी तेल का प्रयोग आवश्यक है, इसलिए वहां पर ये पद्धति चल रही है। यदि आप प्रॉपर तरीके से ऊंधिया खाते रहें तो आपको बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाते हैं। यहाँ पर किस बीमारी पे कौन सा आहार लेना है इसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर यदि आप भोजन ही सही करते रहेंगे तो दवाइयों की कभी आवश्यकता नहीं रहेगी। डॉक्टर साहब वनस्पति शास्त्र के वैज्ञानिक हैं और उनके काफी पत्तियों पर और फलों पर और सब्जियों पर प्रयोग हैं। तो कब्ज की दवा सब्जी। अब हमारे क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियों का उत्पादन होता है और उन्हीं का हम यदि बराबर प्रयोग करेंगे तो कब्ज नहीं रहे। अब यदि पत्तियों का अपन प्रयोग कर रहे हैं, यदि उनको जैसा रूप मूल स्वरूप है उसकी चटनी बना के या उसको बॉईल करके लेंगे तो उसके अंदर उसके कंटेन क्लोरोफिल भरपूर मात्रा में बना रहेगा। जैसे जैसे उसको बनाएंगे, अग्नि का ज़्यादा संपर्क देंगे तो उसकी क्लोरोफिल सबसे पहले भी ऑपरेट हो जाएगा, साथ ही उसके अंदर जो मिनरल्स है वो भी विऑपरेट हो जाएंगे। शीत ऋतु में केला आ रहा है, ग्रीष्म ऋतु में आम आ रहा है। आम इसलिए नहीं खाना है कि लूज मोशन लग रहे हैं, केला इसलिए नहीं खाना है कि नाक बह रही है। केले खाने से नाक बह नहीं रही है, केला तो आपके सर्दी जुकाम को बाहर निकाल रहा है। आम लूज मोशन नहीं लगा रहा है, वो आपके आंतों के अंदर जमे हुए मल को हटा रहा है, साफ कर रहा है। अब इसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, ये विषय अलग रहेंगे, परंतु ORS रीजनल, ओरिजिनल और सीजनल, तो जो क्षेत्रीय फल है, सत्यदेव की कथा कराते हैं तो उसके अंदर ऋतु फलम समर्पयामि ये शब्द बोला जाता है, जिससे वहां पर हर व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि हमें ऋतु का फल, अब ऋतु अनुसार और क्षेत्र अनुसार। अब सेब फल कश्मीर में हो रहा है और हम यहाँ पर राजस्थान में या मध्य प्रदेश में सेब फल का प्रयोग कर रहे हैं। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले वहां से निकलता है, तब जाके हमारे पास पहुंचता है। हमारे क्षेत्र में अमरूद बहुत बढ़िया होता है,
जिसको जामफल बोला जाता है। और उस जामफल का नाम जामफल इसलिए रखा गया है कि शरीर के सभी जामों को हटा देता है। सबसे पहले वो कब्ज साफ करता है, आंतों से मलों को खींच के निकाल देता है, पकड़ पकड़ के निकालता है। तो ये चीजें समझना है, सुनना है। अब सुनने के बाद ही वो चीज समझ में आती है। अभी क्षेत्र वाइज बात करें तो पंजाब क्षेत्र में सरसों का साग और मक्का की रोटी शीत ऋतु में, बाकी समय में दही, दही की लस्सी। गुजरात में छाछ का बड़ा प्रचलन है। अभी मैं पिछले दिसंबर से लेके अभी तक काफ़ी प्रवास मेरा गुजरात क्षेत्र में हुआ है, तो जहाँ भी जाते हैं वहाँ छाछ का बड़ा विशेष प्रयोग है। छाछ सर्वसुलभ है और इसको संस्कृत में तक्र बोला गया। तक्रासौ भी बनता है इसका। खेतों के लिए औषधि भी इससे बनाई जा रही है। और इसको छाछ को थोड़ा सा गाढ़ा रखते हैं तो उसको मट्ठा बोलते हैं। तो मट्ठा कल्प भी शरीर शोधन के लिए किया जाता है। दूध कल्प भी होता है, लहसुन कल्प भी होता है, जिसको काया कल्प शब्द बोला गया है। अब आपने लहसुन को सीधा नहीं खा सकते, उसके जो चरपड़ा गुण है, उसका तीखापन है। प्याज थोड़ी मात्रा में आप ले सकते हैं, पर गाजर आप भरपूर मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। मूली उसकी अपेक्षा कम उपयोग कर पाएंगे। गाजर एक ऐसा विषय है कि गाजर की पत्तियों में क्लोरोफिल है, तो उसका प्रथम आपने रस ले लिया। दूसरे नंबर पे आप गाजर का रस ले सकते हैं। तीसरे नंबर पे आगे गाजर को सीधा खाया जा सकता है। चौथे नंबर पे आगे उसकी सब्जी बना के खाई जा सकती है। पांचवें नंबर पे उसका खीर बना के खाई जा सकती है। और छठा उसका हलवा बना के खाया जा सकता है, जिसमें उसको बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में भूनना पड़ता है। आप अपनी रसेंद्री को संतुष्ट करना है। अब एक प्रश्न आता है कि हम भोजन को स्वादिष्ट या सुस्वादिष्ट क्यों बनाते हैं? तो उसके पीछे एकमात्र कारण है कि हम अधिक मात्रा में इसको लेना चाहते हैं। अधिक मात्रा में लेंगे तो अपने आप आपका शरीर में स्थूलता बढ़ेगी, पाचन तंत्र को अधिक काम करना पड़ेगा। अब आपने यदि 100 ग्राम गाजर या 200 ग्राम गाजर खाया है तो वो परेशानी नहीं देगा, पर आपने 100 ग्राम या 200 ग्राम गाजर का हलवा खाया है, जबकि 100 ग्राम 200 ग्राम गाजर का हलवा खा के तृप्ति नहीं होती है, क्योंकि वो स्वादिष्ट इसलिए बनाया गया है कि ज्यादा मात्रा में खाया जाए। रसेंद्रिय है, स्वादेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रियां आपको उसके बारे में सूचित करती है। कर्मेंद्रिय उसके आगे कार्य प्रणाली को आगे के लिए, अपना कार्य संपादित करने के लिए मुंह का काम चबाना हो गया, और जीवा का काम उसका स्वाद देना हो गया। अब एक ही स्थान पे दो चीज आपकी कर्मेंद्रिय भी है और ज्ञानेंद्रिय भी है। अब अच्छा लगा, पहले तो आंखों से अच्छा दिखा, स्वाद अच्छा लगा तो और आने दीजिए और आने दीजिए, वो ज्यादा मात्रा में उसको अपन ने ले लिया। आमाशय में सभी लोग जानते हैं कि हमें कितनी मात्रा में आहार लेना है, कितनी मात्रा में जल रखना और कितना उसको मथने के लिए खाली रखना है। जिन्होंने छाछ बनाई है उनको इस चीज का ज्यादा अनुभव है। इसको बिलोना बोलते हैं। उसको चलाने के लिए आपको इसमें एक स्पेस परम आवश्यक है। तो इस प्रकार महाराष्ट्र प्रांत में
पातल भाजी बनती है, इसमें मुख्य पदार्थ पत्तियां प्लस मूंगफली के दाने प्लस पापड़ी की चिप्स, बेसन, खट्टा मीठा। वही चीज गुजरात में भिंडी की कड़ी, फूल गोभी की कड़ी, और कड़ी में मीठा खट्टा तो स्वाद रहता ही है, साथ में हल्का सा चटपटा भी वो लगता है। और भोजन के साथ जल न पीने का प्रावधान, यदि आपने मिर्च मसाला ज्यादा डाला है तो जल पीना पड़ेगा। आपने सूखा सूखा जिसमें रस्य नाम की कोई चीज नहीं है, रस्य पदार्थ नहीं है, तो आपको जल पीना आवश्यक हो जाता है। अपनी है कि हम भोजन के साथ नहीं पीना है, शीशी लगेगी। आपने खमन ढोकला बनाया और उसके अंदर वो थोड़ा सा ड्राइनेस रह गई, या बाद में उस पर जल का वो जो छोंक लगाते हैं वो नहीं लगाया है, तो आप उसको नहीं खा सकते, गले में फांसी सी आ जाती है। और बहुत बार उससे काफी सारे कॉम्प्लिकेशन काफी लोगों को हुए हैं। पदार्थ वही है, परंतु उसको सुनना और समझना है। अभी बीच में अपनी बात चली थी कि मसोड़ा जो उसके 7वें दिन, होली के 7वें दिन किया जाता है भोजन का, वो एक रात्रि पूर्व बनाया जाता है और उसको दूसरे दिन लिया जाता है। तो उसमें पदार्थ दही रहता है, चावल रहता है, चना रहता है, गुड़ रहता है। तो ये सभी पदार्थ, विशेषकर भिंडी की सब्जी है, करेले की सब्जी है, तो इनको जब आप लेते हैं तो इसके अंदर वो बैक्टीरिया, वो जीव अधिक मात्रा में उत्पन्न हो जाते हैं जो आपके शरीर के लिए सकारात्मक है। नकारात्मकता वाला मामला एसिडिक फूड है, जो आज बहुतायत से हमारे बाद की चौथी पीढ़ी सिर्फ उसी के ऊपर टिकी हुई है। उन्हें सिर्फ पिज्जा और बर्गर ही चाहिए, चॉकलेट ही चाहिए, आइसक्रीम ही चाहिए। अब ये जो 4 पीढ़ी का जो अंतर है वो स्पष्ट हम अच्छी तरह से देख पा रहे हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, पर व्यक्ति के पास समय ही नहीं है। जब समय नहीं है तो सुन नहीं पाएगा, सुनेगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा, और जब समझ में नहीं आया तो वो कर नहीं पाएंगे। हमारे जो मुख्य बिंदु है कि अपन ने बिहार की बात करी, महाराष्ट्र की बात करी, पंजाब की बात करी, गुजरात की बात करी, मध्य प्रदेश, हमारे यहाँ पर हरी चटनियों का बड़ा विशेष संबंध रहा है कि भोजन में प्रतिदिन होना चाहिए। अब एक चीज और साथ में मैं बताऊंगा कि आजकल एक बहुत बढ़िया परंपरा चरितार्थ हो रही है, दिख रही है कि गोलगप्पा या पानी पूरी का, पानी का गोलगप्पे के साथ में उपयोग किया जाता है। यह क्लोरोफिल की भरपूरता के साथ रहता है, परंतु इन दिनों में उसके अंदर सिर्फ हरा रंग और केमिकल का एसिडिक पक्ष रहता है, और उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो व्यवस्थाएं सारी बनी हुई है, और बिजनेस कह दीजिए या स्वार्थ कह दीजिए या अत्यधिक लाभ पाने के कारण व्यक्ति पत्तियों के रस के स्थान पर वो केमिकल वाला व्यवस्था लेके आगे चल रहे हैं। अब किसान ही खेतों में भरपूर मात्रा में केमिकल का उपयोग कर रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि केमिकल उपयोग न करें, क्योंकि कहीं न कहीं जो भी केमिकल बन रहे हैं वो धरती माता से ही उत्पन्न हो रहे हैं, और हम उन चीजों का कुछ न कुछ मात्रा में भी प्रयोग करते थे,
उपयोग करते थे, परंतु अब इनकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब ये मार्केट में शब्द चल रहा है फास्ट फूड। अब फास्ट फूड का मतलब है कि आप गए, ऑर्डर किया, तुरंत बना के दिया, खा के आप आ गए। परंतु प्रकृति ने तो सुपर फास्ट फूड दिए हुए हैं, कर ही आहार शाक फल कंदा। यदि हम पत्तियां खा सकते हैं, शिव जी को बिलपत्र है, गणेश जी को दुर्वा है, विष्णु जी को तुलसी दल है, माता रानी को जवारे हैं। अभी हरतालिक तीज आती तो उस दिन भिन्न पत्तियों का उपयोग किया जाएगा पूजा के लिए। गणेश जी को चतुर्थी को दुर्वा चढ़ेगी। ऋषि पंचमी पे एक विशेष सावा का चावल होता है, उसी का प्रयोग किया जाता है। छोटा सा सफेद सा होता है, उसको सावा चावल बोलते हैं। दूसरी भाषा में उसको मोरधन भी बोला जाता है। तो इन चीजों का हम ऋतु अनुसार प्रयोग कर रहे हैं, और उसका यदि हम अब नहीं लेते हैं तो ये चीजें हमारे लिए डॉक्टर का या हॉस्पिटल का दरवाजा खोल देती है। अब वर्षा काल में नींबू भरपूर मात्रा में हो रहा है, हम नींबू नहीं लेते। तो नींबू उसमें समावेश के साथ में वर्षा ऋतु में आपकी बहुत सारी जल संबंधी बीमारियां नींबू के कारण खत्म हो जाती है। शीत ऋतु के अंदर भरपूर मात्रा में आंवला आता है। उसके लिए दिवाली के 9वें दिन विशेष पूजा होती है, जिसको आंवला नवमी बोलते हैं। उस दिन महिलाएं मातृशक्ति बाजार से आंवला खरीदती है, आंवले के पेड़ के पास में रख देती है और पकवान वगैरह खा के आ जाती है। अब बेल फल है, बेल की पत्तियां तो प्रयोग में कर ही रहे हैं, पर बेल फल ग्रीष्म ऋतु का अमृत फल है। उसका रस बना के आप ग्रीष्म ऋतु में सेवन करेंगे तो आपके पेट संबंधित विकार, ये तीनों पदार्थ, आंवला भी पेट साफ कर रहा है, नींबू भी पेट साफ कर रहा है, और बेल फल भी पेट साफ कर रहा है। इस बीच में आपका अमरूद आ रहा है, तरबूज आ रहा है, खरबूज आ रहा है। तो जितने भी ये फल हैं, इन फलों की मात्रा, अच्छा, अपने यहाँ पाक विज्ञान भी बना कि हमें केसरिया भात बनाना है, जिसको मीठा चावल बोलते हैं, भात बनाना है, दालें भिन्न भिन्न प्रकार की अपन बनाते हैं, अंकुरित हम करते हैं, तो अंकुरित कितना बड़ा होना, कैसे होना। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम भोजन कर क्यों रहे हैं। हम भोजन कर क्यों रहे हैं, तो इसका एकमात्र है, भोजन शरीर निर्माण का तत्व है। भोजन क्यों कर रहे हैं, शरीर निर्माण का तत्व है। अब इसे हमें कब करना है, जब इसकी आवश्यकता है। तो इसका एक क्रम है। तो शरीर निर्माण का तत्व है, तो शरीर में जो टूट फूट हो गई है, उसको दिन भर हमने श्रम कार्य किया, श्रम के बाद में भोजन, भोजन के बाद में विश्राम। किसी भी प्राणी को आपने भोजन करके दौड़ते भागते नहीं देखा। किसी भी पहलवान को अखाड़े से आने के बाद ही भोजन लेने की परंपरा रही है। कोई भी धावक, कोई भी रनर दौड़ता है तो पहले भोजन नहीं करता है। आप भी यदि घर में कुछ काम करना है, 10-20 बाल्टी पानी अपन को एक मंजिल ऊपर रखना है, या कुछ सामान चढ़ाना है या रखना है एक मंजिल ऊपर, तो आप भोजन न करके पहले कार्य करेंगे, उसके बाद में आप भोजन लेते हैं। पहले कार्य, तो इसलिए कार्य करना है, तुरंत विश्राम।
तो आपकी जब भी आप कोई भोजन लेते हैं अन्नमय विशेषकर, तो आपकी आंखें भारी होती है, शरीर में कमजोरी सी मतलब सुस्तीपन, लेजीपन, तो उसको हमने सपोर्ट कर दिया, तो आपका भोजन सुचारू रूप से पचेगा। सूर्योदय सूर्यास्त का फार्मूला है कि सुबह उठते से ही जलपान करना है, दोपहर में छाछ लेना है और सोने से पहले दूध लेना है। तो सोने का समय, क्योंकि सूर्यास्त के बाद में भोजन की परंपरा अपने यहाँ रही नहीं है, अब आजकल तो लाइट प्रकाश की व्यवस्था हो गई है, इसलिए 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे आदमी कंटिन्यूशन में भोजन कर रहा है, सुबह से शुरू होता है तो रात्रि तक। जैन सिस्टम में जो पोरसी बताई गई है, तो सूर्योदय से 48 मिनट बाद ही आपको कुछ ग्रहण करना है। पोरसी नवकार्सी पोरसी है, उस सूर्योदय से इसमें लगभग 3 घंटे का अंतर रहता है सूर्योदय से, पर ये ग्रीष्म ऋतु में इसका समय अलग हो जाता है और इन दिनों में उसका परिवर्तन होके कम होते होते शीत ऋतु में और उसकी कमी हो जाती, क्योंकि 3 ही 10 घंटे का हो गया, तो 10 घंटे को 4 हिस्सों में डिवाइड करना रहेगा और क्षेत्र अनुसार सूर्य उदय सूर्यास्त अलग अलग समय पे होता है, तो उसके अंदर पोरसी करना है, 1.5 पोरसी करना है, 2 पोरसी करना है, 3 पोरसी करना है, एक कासना करना है। तीसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आता है, जो विहार करना है और इसमें 2 दिन करना है, 3 दिन का करना है, आपको 8 दिन का करना है, मांस खमन करना है, वर्षी तप करना है। तो यह तप की साधना हो गई और इसमें भोजन ऋतु अनुसार, नंबर 1 चीज, क्षेत्र के अनुसार यदि हम करेंगे तो इसका बहुत ही अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। इस पे विषय बड़ा गहन, गंभीर और विस्तृत है। मैंने कुछ भूमिका बांधी है और इसमें नाना प्रकार के आपके प्रश्न आ रहे होंगे, तो आप उसको नोट कर लीजिए। कुछ प्रश्नों के जवाब तो तुरंत मिल ही जाते हैं, पर कभी कोई प्रश्न रह जाता है, कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरा आहार के ऊपर पूरा फील्डिंग है, नंबर 1 चीज, और मैं उसको बनाना भी जानता हूं कि हम इसको कैसे आगे तैयार करें। अपने यहाँ पर एक श्रीफल, जिसको नारियल है, जो पानी वाला नारियल है, एक सूखा गोला है, इसके बीच की स्थिति परिस्थिति जो भगवान को समर्पित करते हैं या किसी मेहमान को या किसी को तिलक करके पर उपहार स्वरूप देते हैं या सम्मानित करते हैं, उसको नारियल या श्रीफल बोला गया है। तो श्रीफल का आप दूध बना सकते हैं, श्रीफल के दूध से आप छाछ बना सकते हैं, उससे मिठाइयाँ बना सकते हैं, उससे चटनी बना सकते हैं, उससे चटनी बना सकते हैं। और शरीर का यदि शोधन चाहिए तो श्रीफल शरीर का शोधन भी करता है, पोषण भी करता है। आपका नींबू और आंवला अधिक मात्रा में शोधन करते हैं, हरी पत्तियां अधिक मात्रा में शोधन करती है, परंतु गाजर शोधन करती है कम मात्रा में, पर पोषण करती है अधिक मात्रा में। पर श्रीफल एक ऐसा पदार्थ है, वो शोधन भी बढ़िया करता है और पोषण भी बढ़िया करता है। इसलिए अपने पूर्वजों को महत्व मालूम था श्रीफल का, तो हर व्रत, उपवास, तीज त्योहार, पूजा पाठ, तिलकम, जो भी है, तो श्रीफल का प्रयोग किया गया। पर आज हम उस श्रीफल को सिर्फ पानी वाला नारियल के हिसाब से जल लेते हैं, मलई का ध्यान नहीं रखते हैं उसका। परंतु यदि श्रीफल का उपयोग किया जाए, खोपरे गोले का,
इसलिए खारिक खोपरा, खोपरा बोले तो गोला, गोले के साथ खारिक का प्रयोग और श्रीफल के साथ में खजूर का प्रयोग करके आप उसके लड्डू बना लीजिए, उसकी मिठाइयाँ बना लीजिए, उसका दूध बना लीजिए, अकेले नारियल से उसमें नींबू का रस डाल के, नमक डाल के छाछ बना लीजिए, तो आपको तृप्ति भी मिलेगी, नंबर एक चीज। दूसरा, आपको पोषण भी मिलेगा और शरीर की सफाई भी होगी। कुछ चीजें प्रायोगिक होती हैं और मेरा क्षेत्र प्रयोगात्मक ज्यादा है। थ्योरी अपनी जगह काम कर रही है, व्यक्ति बोलते हैं कि थ्योरी से प्रैक्टिकल है, मैं बोलता हूं थ्योरी से प्रैक्टिकल बाद में है, पहले प्रैक्टिकल है। यदि किसी ने कोई प्रयोग किया, हाँ, जिसको कुछ नया करना है तो पुराने रेफरेंस ले रहे हैं कि भाई उसने ऐसा करा था, इसके ऊपर गूगल पे बहुत सारी चीजें आने लग गई, परंतु जब आप कार्य करने जाएंगे तो उसकी समस्याएं आती हैं। तो इसके लिए जब प्रैक्टिकल होता है तो ऑब्जर्वर मस्ट बी रिक्वायर्ड, निरीक्षक उस समय परम आवश्यक है। माँ के साथ में बच्ची या बेटा भोजन बनाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना सीख सकता है। हमने बचपन में, उस जमाने में चीजें होती थी, यंत्र नहीं थे, कभी मिक्सर नाम की कोई चीज ही नहीं थी। हमारे यहाँ पर चूल्हे पे तो भोजन, फिर कोयले की अंगीठी होती थी करके, अलाव भी लगता था, गोबर से लिपाई होती थी, दीवारें मिट्टी की होती थी, खपरेल की छत होती थी, बांस, मिट्टी, गोबर, इनसे तो भवन थे। गर्मियों में गर्मी नहीं लगती थी, शीत ऋतु में शीत नहीं लगती थी। तो ये सारी चीजें हमारे साथ में हुई है और हमने इसके ऊपर भरपूर प्रयोग किए। आज ये प्रयोगकर्ता बहुत कम मात्रा में बचे हैं, उसमें से कुछ लोग तो कुछ करने के लिए इच्छुक ही नहीं है, परंतु मैंने देशाटन किया है पूरा 19 स्टेट, पिछले 16 महीने में मैं घूमा हूँ। हमारे एक गुजरात में कल्पेश भाई हैं, एक धवल भाई है, एक शिव जी हैं, उनके साथ हमने काफ़ी यात्राएं की है और गुजरात की अधिकतम जिले को हमने कवर किया है। और गुजरात राज्य आज श्री संपन्न है, समृद्ध राज्यों में से है, परंतु ऐसा नहीं कि दूसरे राज्यों में समृद्धि नहीं है। सभी राज्य अपनी अपनी जगह कहीं न कहीं कुछ न कुछ चीजों में समृद्ध है। किसी के पास पैसा है वो खर्च करना नहीं चाहता है, किसी के पास पैसा है वो उसको खर्च करता। खर्च करना मतलब उसको रोटेशन में डाल दिया। तो समृद्धि रोटेशन से आएगी। आप पैसे को जितना घुमाएंगे, आदान प्रदान करेंगे, तो आपको अपने आप उस चीज का बहुमूल्य मिलेगा। अब आपने गेहूं पैदा किया और गेहूं बेच दिया, वो भी खेत से सीधा, तो कोई लाभ नहीं है। अब देखिए कि इन दिनों में मक्का चल रही है, तो मक्का के भून के खाया जाए, उसके ऊपर एक कवर रख के ने उसको आप थोड़ा सा भून लीजिए, उसका स्वाद में और आनंद आएगा। उसकी जो बाल है उसको आप बॉईल करके उसका शरबत बना के ले सकते हैं। पनीर बनाने के समय पे उसके अंदर से जो पानी निकलता है उसको गरम गरम उसमें नींबू और मीठा डाल के आप ले सकते हैं। चक्का जो श्रीखंड बनाया जाता है, तो उसका जो जल रहता है उसको आप पेड़ों में, विशेषकर मीठे नीम में आप उपयोग करेंगे, या आप उसको थोड़ा सा छोंक लगा के कढ़ी बना सकते हैं। बहुत बढ़िया गुजराती कढ़ी बनाने के लिए मैं समझता हूँ मेन बेस वो काम में आएगा। चक्का आपका बन गया, जो पानी वेस्ट हो रहा है वो आपको अपने आप काम करेगा। तो पदार्थ सारे अपने पास में है पर उनका उपयोग नहीं कर पा रहे। हम मालवा क्षेत्र के रहने वाले मध्य प्रदेश के, यहाँ एक विशेष परंपरा है, दही बनाने के लिए दूध को गर्म नहीं करते, नंबर एक चीज। अब जब दूध को गर्म नहीं कर रहे हैं तो गर्म करने का समय बचा, गर्म करने का श्रम बचा, और गर्म करने में जो ईंधन लग रहा है उसका धन बचा।
सीधा जिस बर्तन में हम दूध निकाल रहे हैं उसी के अंदर जामन रख दिया जाता है और उसी के अंदर दूध निकाल के उसको ऐसा कैसा ही भूसे के अंदर कवर करके ढका हुआ रहता है, ढक्कन उसको कवर करके रख देते हैं। इतना बढ़िया क्रीमी दही बनता है क्योंकि दूध को गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद जब आप दही बनाते हैं तो उस दही के अंदर ऊपर एक मोटी सी मलाई आती है, उसका स्वाद और उसके आधा इंच के बाद में दही का स्वाद इस विधि से बिना गर्म दिया है, उसी को आप दबा करके 1-3-4 बार के बाद आपको खुद को अनुभव हो जाएगा। और बहुत ही अच्छा क्रीमी रहता, पूरा का पूरा दही वो मलाई न बनके वो पूरे के अंदर वो चीज समाहित हो जाती है। और हमारे यहाँ इसका सार्वजनिक उत्सव होता है, तो नवरात्र की जो अष्टमी आती है इस दिन से दूध को बेचना बंद कर दिया जाता है किसानों के द्वारा, गो सेवकों के द्वारा, और उसको शरद पूर्णिमा तक कच्चा ही जमाया जाता है, पिलोया जाता है, उसका मक्खन बना लिया जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन सारे मक्खन को इकट्ठा करके तपाया जाता है और उसके घी से हवन किया जाता है। बड़ी विशेषता है। तो इस प्रकार नाना प्रकार की हमारी एक्टिविटी रही है और नाना प्रकार के, जैसे दादी नानी के नुस्खों में आता है अदरक का है। अब अदरक के प्रयोग की जगह यदि आप अदरक की पत्तियों का प्रयोग प्रारंभ कर देंगे तो उसके गुणों में वृद्धि हो गई, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल भी आपको अपने आप मिल गया। इसी प्रकार हल्दी के पत्तों का उपयोग कर लीजिए आप। अरवी जिसको घुइया बोलते हैं उसके पत्तों के अपन वो बेसन लगा के उसके अंदर तिल वगैरह लगा के मसाला लगा के उसको रोल बना के स्टीम करके पात्रा बनाते हैं। पेट बढ़िया साफ होता है और ये इन दिनों में आता है वर्षा काल में पात्रा बनाने का, क्योंकि थोड़ा ऑयली है, थोड़ा चटपटा है, थोड़ा खट्टा है, उसमें खटाई भी डाली जाती है। तो पातल भाजी है, पात्रा है। आपने भिंडी वाली कड़ी बना ली है, फूल गोभी की कड़ी बना ली है आपने। तो इस प्रकार आप नाना प्रकार के व्यंजन, विशेषकर अभी गुजरात में कल्पेश भाई के साथ में हम किसी रेस्टोरेंट में कच्चे पपीते का हमने कुछ बना हुआ पदार्थ खाया वहां पे, तो हमने भरपूर मात्रा में उसी को ले लिया। वो जो आपके गाठिया वगैरह जो होते हैं वो भरपूर मात्रा में मिलते हैं, तो उसकी मात्रा हमने कम रखी और वो जो कच्चे पपीते का जो लच्छे से बने हुए थे उसको हमने भरपूर मात्रा में लिया। शाम को पेट और जल्दी साफ हो गया और हमें उसका इतना चटनी साथ में चटनी थी और कड़ी थी। वो कड़ी इतनी प्यारी लगी कि हमने जल पीने की आवश्यकता महसूस नहीं करी। 1 कटोरी 2 कटोरी 3 कटोरी से हम कड़ी पे कटोरी उसकी छाछ की उसकी कड़ी की हम पीते रहे, क्योंकि उसमें मसाला कोई बहुत ज्यादा नहीं रहता है, हल्का सा चटपटा तो रहता ही है वो और सुस्वादिष्ट रहता है। तो कल्पेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वो चटनी की बात याद दिलाई और काफी अच्छा लगा। और सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना ध्यान से सुना। और इसमें जो भी आपके प्रश्न हैं, यदि मैं उनके प्रश्नों के जवाब दे सकता हूं तो अवश्य दूंगा। और मेरा सबसे ज़्यादा जो अनुभव है वो प्रैक्टिकल का अनुभव है। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ बोलने का अवसर प्रदान किया। और एक भाई और है, उनका शैलेश जी, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और सबसे ज़्यादा हमारे धवल भाई का धन्यवाद कि उन्होंने बताया मुझे कि मैंने बीज लगाया है, देखो कितने अंकुर उत्पन्न होते हैं। तो उन्होंने भी इसके लिए साधुवाद उनको। और कल्पेश भाई के थ्रू धवल भाई से हमारी मुलाकात हुई और हमने एक दिन का प्रयोग किया था सूरत में, जहाँ पर सुबह से विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनाए थे, छाछ बनी थी, चटनियाँ बनाई थी, दूध बनाया था, लड्डू बनाए थे नारियल के, मिक्स सब्जी बनाई थी, साथ में अंकुरित को भी स्टीम करके ने
बनाया, ऐसा बहुत सारी चीजें। एक चीज और बोलना रह गई जो मैं बताऊंगा, नवनीत। जब दही को भिगोया जाता है तो एक छाछ होती है और एक होता है नवनीत, जिसको हम मक्खन बोलते हैं। मक्खन को जब गर्म करते हैं तो घी बनता है। तो अधिकतम जगह पे घी, वो मक्खन को इतना गर्म करते हैं, 2, ढाई, 3 घंटा तक उसको आग पे भूनते रहते हैं। तो उसमें जो छाछ रहती है उसको जलाना पड़ता है। परंतु यदि हम उसको सिर्फ खाली बॉईल कर लें, मक्खन को बॉईल कर लें और उसको छान लें, बॉईल करने के बाद कपड़े से छान लें और आधा पाव लीटर गर्म पानी उबला हुआ उस छने हुए पदार्थ के ऊपर और डाल दें, तो सारा घी और छाछ दूसरे बर्तन में आ जाएगा और ऊपर उसका फटा हुआ जो छाछ होती है, फटी हुई छाछ रह जाएगी। उसको पनीर के रूप में काम में ले लिया। अब जो पदार्थ बचा उसको रूम टेम्परेचर पे आने के बाद में 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए, या कपड़ा लपेट के उसको ठंडा करने का साधन है हमारे पास बड़ा विशेष, कि उसको कवर करके उसके ऊपर गीला कपड़ा लगा के पंखा चालू कर दीजिए। 10 मिनट के अंदर वो अच्छे से ठंडा हो जाएगा और उसके ऊपर वो पपड़ी बन जाएगी। उसकी क्या बोलते हैं अपना, घी की, और नीचे पानी रह जाएगा। उसको फिर से छान लीजिए। अब पानी आपका अलग हट गया और घी आपका तपाएंगे। तो 10 मिनट उधर लगा था। अरे बेटा, शुक्रिया, आभार आभार शुक्रिया। आभार। अब राणे, पुरोहित साहब से विनती है कि 2 शब्द कहे। पुरोहित साहब। एक मिनट साहब, बच्चे को मैं छोड़ के आया। 1 मिनट, बच्चे को छोड़ के आया, 1 हाँ, मिनट। ओके ओके। पुरोहित साहब नहीं है तो ठक्कर साहब बोलिए। ठक्कर साहब। जय धन्वंतरी। आज आवाज तो आ रही है ना सबको? हाँ, आ रहे बोलिए। आज आ रही है। हाँ, आज आचार्य जी ने, विजय भाई, शायद विजय भाई नाम से है उनका, तो बहुत ही जो प्राचीन प्रणाली जो अपनी थी उसके ऊपर इतना विस्तृत समझावट के साथ उन्होंने जो प्रयत्न किया है काफी सराहनीय है। और उसके बाद मैं उसके लिए सोनी जी को साधुवाद करता हूं। दूसरा, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी तरह से एक फॉर्मूला दी, ORS। तो ORS में उन्होंने फिर उसका विश्लेषण करके बताया। O यानी ओरिजिनल, R यानी रीजनल और S यानी सीजनल। अब जो प्राकृत है, प्रकृति के साथ जुड़े रहने से जो प्राकृत शरीर बना है और प्रकृति के साथ रहते जो परंपरागत जो खाने की व्यंजनों की जो अपने को अपने पुरखों के और ऋषि आचार्यों ने जो दिया है उसको अपने को ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी बात, रीजनल, तो मैं भी इस बात पे कई बार बोला हूं कि हर एक की भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल, उसके हिसाब से वहां के त्योहार, वहां के खान पान और उसमें थोड़ा बहुत फर्क दिखने मिलता है। तीसरा, सीजनल, उन्होंने कश्मीर के सेव के बारे में बताया। तो बात तो यही है कि जिस प्रांत में जिस फल को या जो भी पैदाश है उसको उसी के टेरिटरी के भौगोलिक जहाँ का वो होते हैं उनको वही ज्यादातर इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि प्रकृति का एक नियम है कि भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते ही वहीं पे पेड़ पौधों में और फलों में, सब्जी फलों में फर्क दिखने मिलता है। तो इसके लिए एक आयुर्वेद में श्लोक भी है,
उसका मतलब यही है कि जिस देश में जहां भी जिसका जन्म हुआ है उसी देश में, देश यानी एक टेरिटरी, एक जिला बोलो या एक टेरिटरी जोग्राफिकली एरिया बोलो, तो उसी के पेड़ पौधे से बनी हुई औषध उसको बेहतरीन काम रिजल्ट देगी। तो मैं तो गौर से सुन रहा था, काफी अच्छा उन्होंने समझाने की बात करी, कुछ नई बातें भी बताई, दही जमाने की, मक्खन की, नवनीत। नवनीत के लिए तो मैं हर बार कहता हूं, नवनीत का मतलब क्या? हर कोष, दिन में हजारों कोष हर एक आदमी के शरीर में नष्ट होते हैं और सामने नए बनते हैं। ये जो नवनीत है वो सेल्यूलर लेवल कोषों को पुनर्जीवित या पुनर्निर्माण में सबसे अहम रोल लगता है नवनीत का, मक्खन का। तभी तो अपने सुने हैं कि कृष्ण भगवान मक्खन ज्यादा खाते थे, तो उससे काफी फायदे भी है, लेकिन उसकी मात्रा और उसका थोड़ा सीजन से भी ध्यान रखना चाहिए। पर नवनीत का जो फायदा बताया है आयुर्वेद में, उसको सभी को अपनाना चाहिए और उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अस्तु, जय धन्वंतरी। धन्यवाद, आभार, शुक्रिया ठक्कर साहब। अब त्रिपाठी साहब से अनुरोध है, 2 शब्द कहे। त्रिपाठी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। विजय सोनी जी का जो वक्तव्य है काफी अच्छा रहा। भेषज निर्माण की जब हम लोग बात कर रहे थे तो उसमें शुरुआत में ही मैंने बताया था, जब मैं प्रारूप के बारे में बात कर रहा था आयुर्वेद के, तो उसमें ये चर्चा हुई थी कि हमारे इर्द गिर्द जो भी वस्तुएं हैं वो औषधीय रूप में ही हैं। बस ये है कि उसका प्रयोग नित्य प्रतिदिन हम करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता, इसलिए वो औषध के रूप में प्रयुक्त नहीं हो पाती। ये मेरी क्लास का नंबर है। औषधियों को जब सूचित किया जाता है कि ये औषधि का प्रयोग करना है, इस तरीके से करना है, तो उसके साथ में पथ्य और कुपथ्य का भी परिपालन बताया जाता है। तो उसमें जो चीजें उस चीज को बढ़ाती हैं, उस दवाई को के प्रयोग को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती हैं, उनको पथ्य कह दिया जाता है, और जो उसके लिए जो है नुकसानदेह होती हैं उसको मना किया जाता है और कुपथ्य कहा जाता है। तो भोजन को यदि इस तरीके से लिया जाए कि वह प्रकृति के अनुसार, स्वयं की प्रकृति के अनुसार, एक प्रकृति है जो बाह्य प्रकृति है, एक प्रकृति है जो कि शारीरिक प्रकृति है, जो कि आपके गुण दोष से जो 3 त्रिदोष हैं उनसे बना हुआ जो शरीर है, उनका जो द्वंद्व होता है, उसके अनुसार एक प्रकृति कही जाती है कि हाँ भाई कफ प्रकृति है, वायु प्रकृति है, या दोनों का सम्मिश्रण है, या पित्त की प्रकृति है, उसके अनुसार, और देश काल बल के अनुसार जो ये 10 तरीके की चीजें बताई जाती हैं आयुर्वेद में कि भाई इनका ध्यान रखना चाहिए। तो उसमें से 3-4 चीजें जो है वो विशिष्ट तौर पे देश काल बलाबल, इनका जो है विशेष तौर पे महत्व रहता है। तो उसके अनुसार यदि भोजन लिया जाता है तो वो स्वयं औषध है, क्योंकि जो त्रिदोष है उसको संपन्न करने वाला या उसको नष्ट करने वाला, और वो यही चीजें हैं। और जो अष्ट धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मज्जा, ये सब चीजों का भी पोषण करने वाली यही चीजें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया, आभार त्रिपाठी साहब। अब किसी को प्रश्न है आहार के बारे में तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। किसी को प्रश्न है तो पूछिए।
सर वो केले खाने कितने टाइम खाने के इस समय केले खाने का बोले आप? नहीं तो शीत कितने महीने, 2 महीने, 1 महीने, कितने महीने? एक मिनट बारिश की ऋतु में खाने हैं ना केले? नहीं, वर्षा ऋतु में नींबू है। वर्षा ऋतु ओके। में वर्षा ऋतु में नींबू का प्रयोग है। हाँ। शीत ऋतु में आंवले का प्रयोग है और ग्रीष्म ऋतु में बेलफल का प्रयोग है। और केला आप कभी भी कहीं भी आपके क्षेत्र में हो रहा है तो आप खा सकते हैं, पर यदि आपने दूसरी जगह से केला मंगा के खाया है तो अभी भाई साहब ने बताया दूसरे नंबर पर दादा ने, तो वो आपके लिए हर तो नहीं बोलूंगा, विष भी नहीं बोलूंगा, परंतु वो कहीं ना कहीं कष्ट उत्पन्न करेगा। और केला प्राकृतिक रूप से पका हुआ होगा तो वो आपको बहुत ज्यादा लाभ देगा। और केले का एक चीज और, आपका प्रश्न है इसके लिए दिल से धन्यवाद। केला और पपीता छिलके सहित खाया जाए, इसमें एक ही विशेषता ये रहेगी कि ये आपके यहाँ पे आपने खुद ने उगाया है, बिना किसी केमिकल के प्रयोग के, न उसका स्प्रे करना है न नीचे डालना है। मेरे यहाँ पर केला और पपीता होता है भरपूर मात्रा में, हम उसको छिलके सहित ही खाते हैं। नंबर एक चीज, पपीता भी आप छिलके सहित खा के देखें, यदि आपके पके और उसके प्रकार आम का भी हम छिलके सहित ही प्रयोग करते हैं, उसे लोग पसंद नहीं करते हैं, पर केला और पपीता छिलके सहित खाया जा सकता है। और पपीते का जो छिलका होता है, जब आप खाएंगे तो पहले उसको पका चबा लीजिए छिलके को, और बाद में वो जो रसीला पदार्थ है उसको आप सहारे से उसको गटक लीजिए। आप देखेंगे कि मल त्याग के लिए सबसे परम औषधि है। और जहां आप 10 केले खा के भी तृप्त नहीं होंगे, यदि छिलके सहित केले को खाएंगे आप, उसका छिलका पूरा डालपक होना चाहिए, पक जाना चाहिए। अब तो क्या है कि केला अंदर से कड़क निकलता, बाहर से पीला दिखेगा आपको, तो उसका कोई महत्व नहीं है। अपन केरल साइड के वीडियो देखते हैं शादी ब्याह के या पिक्चर देखते हैं, तो उसके अंदर केले की घड़ घर में रखी रहती है, उसमें से केले तोड़ तोड़ के निकालते जाते हैं, 1 2 4 5 केले पकते जाते हैं और खाता जाता है। आवाज़ 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 कम सुनाई देती है। अच्छा, अब आ रही है आवाज हाँ, बराबर? अब आ रही है बराबर। हाँ सर, मेरे घर में तो केला वन पक ही मिलता है, मेरे घर में ही केला होता है और पपीता भी निकलता है। अब हम छिलके के साथ खाएंगे। और सर कच्चे केले की छिलके वाली सब्जी बनाई जाती है क्या? नहीं, हमारे यहाँ तो केला इतनी मात्रा में नहीं होता कि हम उसकी सब्जी बनाएं, परंतु हम इसके बना सकते हैं। छिलके से नहीं बनाई है हमने इसको। हमारे इधर बनाते हैं सर, हमारे इधर में कच्चे केले की छिलके के साथ में आओ, बढ़िया बनती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। मैं भी प्रयोग करके देखूंगा, क्योंकि मैं तो सिखाता कम हूँ, सीखता ज्यादा हूँ। जी जी, कहीं भी हम तो दोनों करते हैं सर, सीखते भी है और खाते भी है। अभी जो आपने धोपा की बात किया, तो आज धोपा का ही ये बनाया हमने। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। अरवी की बात की है ना सर आपने? हाँ 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 हाँ, अरवी के पत्ते। हाँ, तो हाँ, आज उसी का पात्रा बनाया है। बहुत बढ़िया साहब। एक चीज और मैं कहूंगा, मैं अरवी के पत्ते को जैसे मेथी पालक को छोंक लगाते हैं, इस प्रकार, क्योंकि हमारे यहाँ 1.5 फीट बाय 2 फीट के अरवी के पत्ते होते हैं। जी जी, मतलब बड़ा सा, उस पे 4 लोग भोजन रख के कर सकते, इतना लंबाई चौड़े में पत्ता होता है। ओकारेश्वर में नर्मदा का बेल्ट है वो, तो नर्मदा जी के किनारे ओकारेश्वर में अभी हम अप्रैल मई में गए थे, तो वहाँ अरवी लगा देते हैं लोग, फरवरी में लगा देते हैं अरवी अदरक को। तो उसका इतना बड़ा पत्ता कि आश्चर्य हुआ मुझे कि इतना बड़ा भी पत्ता होता है करके। तो सुनना समझना। आचार्य जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोलिए। आपका आवाज कंटिन्यू नहीं आ रहा है, बहुत बार कट हो जाता है, आगे होता है, पीछे होता है। हाँ, थोड़ा सा वो
समय का भी इसमें वो रहता है ना। पहले सही था। अस- हाँ, अभी अभी बराबर है, अभी बराबर है। ओ, ये अरवी वाला कंटिन्यू करिए सर आचार्य जी। वो कैसे बनता है 1.5 वाला पत्ते का? अरे नहीं, आप तो अरवी का पत्ता छोटा भी ले बड़ा भी ले, उससे कोई फर्क नहीं होता है। अपन जैसे मेथी पालक की सब्जी बनाते हैं रस्से वाली, ऐसा इसके पत्ते को भी बारीक काट के आप सब्जी बना सकते हैं। उसमें बेसन डालना है? नहीं नहीं, वो तो पात्रा जो बनता है कि उसके अंदर बेसन को गीला करके उसके अंदर मसाला डाल के उसको लिपाई करके उसको रोल बना के स्टीम करके ने फिर उसको कट करके ने फिर छोंक लगाते हैं। ये नहीं सर, हम मेथी में भी थोड़ा सा बेसन डालते हैं कभी। वो अकेली सब्जी करते हैं ना मेथी पत्ते की। नहीं, बेसन तो ये जो आप मेथी में बेसन बता रहे हैं, तो महाराष्ट्र में इसको पातल भाजी बोला गया है। कि पत्ते लिए उनको बारीक बारीक काटा बढ़िया सा और छोंक लगा दिया, बॉईल किया, बॉईल करके उसमें थोड़ा सा पानी में घोल के बेसन, दही खटाई के लिए या इमली, साथ में हरी मिर्ची, खोपरे की चिप्स बना के, मूंगफली के दाने इस प्रकार डालते हैं तो उसका स्वाद इतना, परंतु ये ताजा ही खाया जाए। इसको आप 2 घंटे बाद खाएंगे तो इसका टेस्ट में बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है। और ये पेट तो इतना बढ़िया साफ करती है ये। साथ में इसमें कड़ी पत्ता भी बारीक बारीक काट के आप डाल दें, क्योंकि कड़ी पत्ता इतने अच्छे से नहीं चपता है, इसलिए लोग उसको निकाल देते हैं, या उसकी चटनी बना के उसमें डाल दे, थोड़ा सा नींबू निचोड़ दे। तो यदि 21 दिन महाराष्ट्रन परिवार यदि कहीं जुड़े हैं इसमें, तो महाराष्ट्रन बंधुओं से किसी से परिचय है, तो पातल भाजी 21 दिन खा ली जाए तो कब्ज नाम की समस्या, डायबिटीज नाम की समस्या खत्म हो जाएगी। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, पर प्रयोग बहुत किए मैंने। तो आप ये पातल भाजी वाला पत्ते का प्रयोग करिए। हाँ सर वो तो मेथी जब आती है तब सीजन में ही करना है ना, मेथी की सीजन में, वो ठंड की सीजन में आती है। देखिए एक चीज बता दूं, मैंने एक ORS का जो नामकरण किया है, यदि आप इसके लिए एक और सरल भाषा बता दूं, जो चीज सबसे सस्ती है उसका सीजन है, और सीजन की ही खाना है हमको ऋतु अनुसार। अभी इन दिनों में आप मेथी की भाजी लेंगे तो बहुत महंगी है, तो उसका कोई औचित्य ही नहीं है ना। अभी तो कड़ी पत्ता भरपूर हो रहा है, बेलपत्र भरपूर हो रहा है, आम का पत्ता खूब हो रहा है। तो इस प्रकार इन सब पत्तों का चटनी बना लीजिए, रस बना के, पानी पूरी का पानी बना के उसमें अच्छा बढ़िया खूब सारा नींबू निचोड़िए, अच्छा स्वादिष्ट बना के पी जाइए, पाव आधा लीटर। परंतु ध्यान रखिएगा, मोशन बहुत जल्दी आएंगे, इसलिए घर में ही रहें सुरक्षित। ये कुछ प्रैक्टिकल है जो किसी सही। सर आप नेचुरोपैथी वाले हैं? नेचुरोपैथी वाले ओरिजिनल रीजनल और सीजनल की बात कर रहे हैं, नेचुरोपैथी वाले? समझा नहीं, मतलब क्या बोल रहे हैं आप? वो नेचुरोपैथी के वो जो होते हैं ना डॉक्टर, नहीं ऐसे हैं? नहीं 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 ये तो मैकेनिकल इंजीनियर, मगर वो नेचुरोपैथी जानते नहीं हैं नहीं ज्यादा। नहीं नहीं आयुर्वेद के सिद्धांत में मैडम कोई भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। आयुर्वेद ना सिद्धांत ऊपर से। अब वो बोलिए त्रिपाठी साहब, आपका प्रश्न बोलिए त्रिपाठी साहब। एक मिनट दीदी को सूचना दे दूं। मैं शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक और आध्यात्मिक, मेरे 5 मुख्य विषय है, और इन 5 मुख्य विषय के 540 से ब्रांच और सब ब्रांचेस है। तो प्राकृतिक चिकित्सा, योग का केवल्य धाम लोनावाला से मैं स्नातक हूँ। किया नेट सपोर्ट नहीं कर रहा है। मेरा ये निवेदन है कि हाँ जी हाँ जी, अब आवाज आ रही? अब आवाज आ रही? और स्पीकर थोड़ा आगे रखिए तो आवाज आ आए। रही? स्पीकर आगे हाँ रखिए। जी हाँ जी। जी जी आ रही है, आ रही है। हाँ, तो मैं प्राकृतिक चिकित्सक भी। जी एक मिनट, मैं प्राकृतिक चिकित्सक भी हूँ, योगाचार्य भी हूँ, ज्योतिष भी है मेरा। तो ऐसे बहुत सारे भिन्न भिन्न विषय हैं। इसको हम लोग कब कहाँ कैसे सहजता से प्राप्त कर सके, जो भी आपकी सेवा शुक्रिया स्थान हो। अरे मेरी बात सुने, आप जब मुझे बुलाएंगे, हमने तो अभी सूरत में कार्यक्रम रखा था और 10 बार
दिन भर का ने पूरा मैंने बताया, अपने वक्तव्य में बोला है मैंने कि सुबह से शाम तक हमने, तो ये वन डे प्रोग्राम रख सकते हैं, 3 दिन का रख सकते हैं, 7 दिन का रख सकते हैं, और कोई बहुत ज्यादा खर्च इसमें नहीं आता है, क्योंकि भोजन के एक एक हिस्से को, जैसे धनिया है तो धनिया की जड़, उसकी डंडियां और पत्तियां तीनों हम अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं, फेंकते कुछ नहीं हमारे यहाँ फेंकने का। एक और बातों पे से बातें निकली है, तरबूज, तरबूज का हरा हिस्से को नमक लगा के हम सुखा देते हैं, और उसको सूखने के बाद में तल के खाइए, बहुत ही औषधि गुण रखता है। सफेद हिस्से को हम रस बना लेते हैं लाल के साथ में, और जो बचा हुआ हिस्सा उसको ग्रेवी के रूप में काम में ले लेते हैं, या उसकी मिठाई बना लेते हैं गुड़ डाल के भून के। तो इसे 30,000 से ज्यादा रेसिपी है मेरे पास, और 540 से ज्यादा विषय है जिसके ऊपर मैं प्रैक्टिकल कराता हूँ। पशुपालन है, आपका गोबर का है, आपका झाड़ू कैसे लगाना है, कपड़ा कैसा धोना है, मेरा शरीर बिना केमिकल का है, ना साबुन है शरीर पे, ना वस्त्र को साबुन लगाने की आवश्यकता है। तो मेरी पूरी प्रैक्टिकल लाइफ है, और अभी आपने देखा मुझे इस आयु में भी चश्मा नहीं है, दांत भी मजबूत है। चलिए प्रश्न। अभी आचार्य को प्रश्न बहुत सारे रहेंगे। मैं कल्पेश बोल रहा हूँ। हम लोग तो यहाँ पे इनका लाभ बहुत सारा ले चुके, हम बहुत आभारी रहे उनके। सूरत में हमारे साथी थे धवल भाई वगैरह, हम साथ में थे। हमारे दिन उन्होंने बोला जो 1 दिन का प्रयोग था, मैं तो अभी तक हम लोग 18-20 जैसी मीटिंग कर चुके हैं। मेरी आवाज आ रही है सबको सही से? हाँ जी, हाँ जी। जी, तो हम प्रैक्टिकल यहाँ सूरत में वगैरह, अहमदाबाद में अच्छी अच्छी गौशाला में, आश्रमों में, बहुत जगह पे मीटिंग कर चुके हैं, और किसानों के साथ ये शारीरिक एवं मानसिक अलग अलग टाइप की जितने भी इन्होंने बताया है प्रैक्टिकल, और जो भी उन्होंने बताया कि सुबह से शाम उनका जो शेड्यूल है वो हमने खुद वहाँ पे अनुभव भी किया, स्व अनुभव, और जो उनकी जो यूनिक जो चीज है, पूरा ध्यान समाधि, ध्यान स्नान ध्यान समाधि, वो भी बहुत जबरदस्त है। बहुत ही दिव्य अनुभव हुआ, वो खुद अनुभव हमने लेने के बाद सबको अच्छा लगा। और जैसे नारियल की छाछ वगैरह, मिठाई वगैरह सब अनुभव हुआ। और किसी को सवाल है तो पूछिए। जी बताइए। आगे किसी को सवाल है तो पूछिए। विजय बहनो नंबर आप दो। नंबर लिंक में दिया हुआ है, और किसी को सवाल है तो पूछिए। आप जो लिंक से जुड़े हैं ना, वो लिंक के अंदर भी है। लिंक के अंदर 3 वीडियो हैं, लिंक के अंदर 3 वीडियो दिए हुए हैं। एक मेरा लेक्चर कृषि महाविद्यालय इंदौर में हुआ था, वो लगभग 1 घंटे से प्लस का है, और उसमें डायबिटीज के लिए मिठाई बताई है हमने कि डायबिटीज ठीक करने के लिए उसमें मिठाई गुड़ से बन रही है, मक्का का आटा और जल, और गिरी गोला जिसको खोपरा गोला बोलते हैं, सूखा नारियल, उसको तीनों को बराबर मात्रा में, और जल उन तीनों के बराबर ऐसा लग के, वो उसकी पूरी विधि उसमें बताई हुई, आगे फल की विधि भी उसमें बताई हुई है, और 2 छोटे छोटे वीडियो जिसमें हमने जल संरक्षण बताया है। मेरा देवास में मैरिज गार्डन है विजय वाटिका के नाम से, गूगल पे आप सर्च करेंगे विजय वाटिका मैरिज गार्डन देवास, तो आप सीधा वहाँ आ सकते हैं कभी भी, परंतु मैं अब उपलब्ध नहीं हूँ क्योंकि मैं यात्रा पर ही रहता हूँ अधिकतम। और शाजापुर में हमारा एक गुरुकुल का भूमि पूजन होके उसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। 2 साल के अंदर वो गुरुकुल हम बना रहे हैं, जहाँ पे बच्चों को ये चीज सिखाई जाएगी, और बच्चों की जो हमने प्रवेश की आयु रखी है 5 से लेकर 80 वर्ष रखी है, कि 5 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक व्यक्ति आ सकता है, और 5 वर्ष वाला 80 वर्ष वाले के साथ में वो अपने बच्चों को या अपने माता पिता को भी ला सकते हैं, तो उनको वहाँ आय का लाभ भी दिलाएंगे, ऐसा हमने उसके अंदर प्रावधान रखा है। और कभी भी अपन मिल सकते हैं, कभी भी आप मुझे बुला सकते हैं, और कल्पेश भाई, धवल भाई, और उस वीडियो के अंदर जो मेडिकल कृषि महाविद्यालय का, उसमें भी 2 नंबर है मेरे, बाकी 3 नंबर मेरे सूचित है इसमें, तो विशेषकर नंबर चाहे तो आप लिख लीजिए फिर भी, 9, 8, 7,
21073 यह नंबर मेरा परमानेंट नंबर है। बाकी नंबर कभी चालू होते कभी बंद होते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे मैं फ़ोन बंद करते जा रहा हूँ। टोटल मेरे पास 18 सिम थी और 12 हैंडसेट थे। अब 3 सिम बची है और 2 हैंडसेट है। तो इस माह में या अगले माह में एक फ़ोन वो बंद हो जाएगा, दूसरा फ़ोन दीपावली तक बंद हो जाएगा। पर ये 98272 वाला लिख लिया सभी ने नंबर? चलिए, किसी को सवाल है तो पूछिए। अशोक भाई जानी साहब, कोई सवाल है तो पूछिए। दिनेश भाई खाट साहब, कोई सवाल है तो पूछिए। जिग्नेश भाई रावल, आचार्य जी हमें नंबर 982 कोई इनबॉक्स में लिख के रख दो ना। हाँ जी, इनबॉक्स में मैसेज में लिख के ड्रॉप कर दीजिए विजय जी। नहीं, मेरे को एक्चुअली में इतनी टेक्नोलॉजी मुझे नहीं आता कल्पेश भाई है। आप कर दीजिए। कल्पेश भाई कर देंगे। हाँ उसके पास तो होगा ना। हाँ, कल्पेश भाई करेंगे, धवल भाई हैं। और किसी विजय भाई जय श्री कृष्ण सर। हाँ जी, ઇન્દિરાબેન કે આઈએનડી વાળા ભાઈનો હાથ ક્યારનો ઉપર છે હો। इंद्रज कुमावत, बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते नमस्ते। मैसेज कर दिया है, नंबर देख लेना। आपने पपीता का जो बताया है, तो पपीता की जो ऊपर वाली जो छाल होती है उसमें कौन सा केमिकल होता है? उसमें पोपेन नाम का एक, और ये स्टमक के लिए सबसे बढ़िया है। पोपेन जो कच्चा पपीता होता है, तो अभी आजकल जो पपीतापन खाते हैं तो होठों पे नहीं लगता है। वो पुराना जो देशी पपीता आता था उससे थोड़ा सा होठों पे उसका एक चरपरापन आता था करके, वो आजकल बंद हो गया। धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने इतना स्टडी किया कि उसका ओरिजिनलिटी खत्म करके उसको सिर्फ मीठा मीठा और मीठा के अलावा कुछ भी नहीं बचा। तो यदि आप कच्चे पपीते के ऊपर हल्का सा चीरा लगाएंगे तो उसमें से सफ़ेद दूध सा निकलता है, उसको पोपेन बोलते हैं। और मेडिकल कंपनियां उससे स्टमक के लिए कब्ज निवारक दवाइयां बनाती है। और हमारे यहाँ पपीता ना जाए तो वो अपना काम करेगा, नंबर 1 चीज। दूसरा सबसे बड़ा परेशानी क्या हो रही है कि पपीते का छिलका तो पच जाएगा, पर उसका जो आजकल के पपीते आ रहे हैं, कड़क पपीते आ रहे हैं ना, उसमें देखा होगा उसमें रसीलापन इतना नहीं रहता जैसे पहले रसीलापन होता था। तो वो पीस को आप एक छोटे आकार का पीस गटक जाइए, दूसरे दिन वो सुबह पपीते का वो पीस ऐसा कैसा ही बाहर आएगा। अच्छा। हाँ, वो खुद नहीं पचता है, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार मूली है, मूली खुद नहीं पचती है परंतु भोजन को पचाने में सहयोग करती है। प्याज की मात्रा, जिनको आपने देखा होगा कि प्याज खाने के बाद उनके मुंह से गंध आती है, तो एक विशेष प्रयोग है। यदि वो मेरे साथ में 3 दिन रहे तो मैं बताता हूँ। प्याज कल्प मतलब मैक्सिमम प्याज की मात्रा ली जाती है। मट्ठा कल्प है, दूध कल्प है, आम कल्प है, जितने भी पदार्थ इनका कल्प मतलब सिर्फ उसी को लेना है सुबह दोपहर शाम। तो प्याज कल्प कराता हूं मैं, तो उनके मुंह से फिर प्याज की गंध आना बंद हो जाएगी। वो भले प्याज कितना भी खाएं या ना खाएं,
नहीं तो कि थोड़ा सा भी प्याज खाया तो बाजू वाले को उसकी डकार या उसकी बातचीत लगता है कि इसके पास से प्याज की गंध रही है। तो यहाँ पे विशेष किए हैं और अजीर्ण का भी हम भोजन के द्वारा ही ठीक कर देते हैं। मोटे आदमी के लिए हमारा एक विशेष प्रयोग है कि भरपूर खा खा के ने आप मोटे से दुबले हो जाएंगे, और दुबले आदमी को मोटा करना है तो उसको हम कुछ भी खाने को नहीं देते हैं, खाली रस आहार या फल देते हैं, जल देते हैं और वो व्यक्ति मोटा हो जाता है। ये हमारा विशेष मैंने अपने ऊपर 7 बार किया और इसके काफी एग्जाम्पल भी आप बनना चाहते तो बन सकते हैं इसमें। हाँ जी। ओके आगे? ओके, अन्य किसी को सवाल है तो पूछिए। सर पपीते के बीज है, काले बीज जो पके पपीते के, तो उससे कृमिनाश होते हैं, कृमिनाश निकलते हैं। हाँ जी, ये कृमिनाशक है, परंतु ये क्या इसमें कड़वापन होता है, ये जाके उसको ठीक कर देते हैं, मतलब बेहोश कर देते हैं। कृमिनाशक है और वो मल मार्ग से बाहर हो जाते हैं। परंतु यदि आप पत्ते वाली सब्जियां, फल और विशेषकर आपने लौकी की सब्जी खाई है, लौकी का रस पिया है, या पेठा आता है जिसको सफेद कद्दू बोलते हैं, एक पीला होता है एक सफेद रंग का होता है, उसका रस दे दिया जाए, परंतु वो शीत ऋतु में, पेठे का रस शीत ऋतु में नहीं देना है। और बचे पदार्थ का हलवा बना लीजिए या मिठाई बना लीजिए। हमारे यहाँ कुछ चीज वेस्ट हम नहीं करते हैं। तो वैसे आपको एक चीज और बता दूं, डायबिटीज के लिए लोग करेला, बिलपत्र, जामुन की गुठली, न जाने कितने प्रयोग करते हैं। मैंने वीडियो में जो बताया आपको कि मक्का का आटा और गुड़ और आपका खोपरे गोला, ये तीनों बराबर बराबर मात्रा में लेके इसकी मिठाई बनाई जाए और 1 महीना खा ले तो डायबिटीज चली जाएगी। तो कड़वे नीम की जगह में मीठा नीम का प्रयोग भी कराता हूँ, क्योंकि एक्चुअली में काम इतने किए हैं, इतना वर्क किया है कि हर दिन सुबह से शाम, शाम से रात तक एक ही काम रहता है और थकावट कभी भी कहीं भी नहीं आएगी। यदि भोजन ज्यादा भी खा लिया तो तकलीफ नहीं आएगी। कल्पेश भाई को, धवल भाई को मालूम है कि हम नवसारी गए थे, राजकोट स्वामी नारायण में हमने कार्यक्रम रखा, तो वहां पे इन्होंने देखा कि यार हम लोग जितना नहीं ले पा रहे उससे ज्यादा ये आहार ले रहे हैं करके। और कल्पेश भाई को मालूम है कि अप्रैल माह में जो वो हुआ था, कृषि मेला हुआ था सूरत के अंदर, 11, 12, 13, 14 अप्रैल में जब हुआ था, तो उसमें 4 दिन मैं सिर्फ खाली शाम को ही भोजन लेता था, दिन भर कुछ भी नहीं लेता था मैं। तो उनको वो भी अनुभव है। ओके ओके। सर आप भोपाल, सर आपके देवास के बाजू में भोपाल में मेला लगता है, इंटरनेशनल वन मेला, आप उसमें आते हैं क्या? नहीं, मैं भोपाल जब मेला लगता है तब तक मेरे कहीं ना कहीं लेक्चर ऑलरेडी बुक रहते हैं। पर गोटेक राजकोट नहीं, वो हर साल जनरली फिक्स रहता है, दिसंबर में ही रहता है और 20 से 25 के आसपास रहता है। तो ठीक है, इस बार मैं तो बरसों से जाता हूँ उधर। जी जी। ठीक है, तो बिल्कुल आपको मेरे को उसकी सूचना पहले मिल जाएगी तो मैं अवश्य जाऊंगा। अभी दिसंबर में हमारे हार्ट पीपलिया से वो देवास के माँ चामुंडा हेल्थ केयर वाले जो है विश्वकर्मा जी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो भी आते हैं, डॉक्टर विश्वकर्मा है वो। हाँ, तो उनका मुझे नंबर जरूर सेंड कर दीजिएगा आप, विश्वकर्मा जी का। जी जी, उनका यूनिट देवास में है। हाँ, नहीं, मैं देवास मध्य प्रदेश से ही हूँ मैं, और मुझे पर्सनली सभी लोग जानते वो भी हैं। देवास के ही है, उसका यूनिट भी वहीं पे, डॉक्टर विश्वकर्मा जी का। अच्छा अच्छा, वो मैं भेज दूंगा सर आपको नंबर। तो किस चीज के डॉक्टर हैं ये? आयुर्वेदिक वाले हैं वो भी, और उसकी प्रोडक्ट भी है। हाँ, फार्मेसी भी है और बहुत सारे प्रोडक्ट भी बनाते हैं वो देवास। अरे वाह, अरे वाह, उसका यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। हाँ, तो मैं जितनी भी मैक्सिमम दवाई कंपनियां हैं इंडिया के अंदर, भले वो आयुर्वेदिक है या, पर सभी मेरी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। आपकी इपका है, गुड्स है, हेक्स है, आपका अहमदाबाद में है, केडिला है, और रेनबेक्सी है, सन फार्मा है आपका बड़ौदा का,
विपिन है रतलाम की, ये सभी मेरी कस्टमर हैं, क्योंकि जी जी मैं नहीं, मुझे लगा देवास की कंपनी आपके ही गांव की, तो आप जानते होंगे, इसलिए मैंने बिल्कुल पूछा था। नहीं तो और कुछ नहीं। नहीं, अब एक्चुअली में क्या है कि कोई जैसे छोटा यूनिट है वो हमारे उसमें नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास में कुछ मतलब मैंने कमाई के लिए इसी धंधे को रखा है अपने लिए। मशीनरी के बारे में बताइए जो आप बनाते हैं फार्मेसी के लिए, उसके बारे में बताइए मशीनरी के बारे लिए जो मशीनें बाजार, हाँ, मशीनरी में वो मशीनें बनाता हूँ जो जनरली बाजार में उपलब्ध नहीं है। यदि टेबलेट कंप्रेशन की मशीन बाजार में, तो मैं बना के उसमें कंपटीशन में क्यों उतरना। तो मैंने हमारे यहाँ पर एम्पुल जो होता है इंजेक्शन, कांच की जो शीशी आती है, उसको वॉशिंग करने के लिए मशीन बनाया था 1990 में, 1990 की बात है ये। तो उस समय मैंने ये मशीन बनाया था। तो 1980 से लेके 1990 के बीच में मैंने 38 मशीनें भिन्न भिन्न प्रकार का बनाया। गोवा में फार्मा कॉन्फ्रेंस के अंदर में अपना एग्जीबिशन के अंदर अपना स्टॉल लगाया था मैंने 1988 में, गोवा में हुआ था। और उसके अंदर एम्पुल वॉशिंग के लिए मशीन बनाया था, जिसमें जीरो ब्रेकेज सबसे बड़ी चीज थी। और जो नींद का एक इंजेक्शन आता है, तो उसको जब वो उसमें फायर का बड़ी समस्या रहती थी, उसमें आग लग जाती है क्योंकि वो ज्वलनशील है बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए वो बहुत अच्छा मशीन काम करा। फिर एम्पुल फिलिंग मशीन जो था, उसको हमने पूरा 7 करोड़ का मशीन आया था 1985 में, रेन बेक्सी ने खरीदा था करके। तो उसके सारे वेयरिंग टेयरिंग पार्ट 1 करोड़ साल का उनका खर्च आता था। हम उसको मात्र 1.5 लाख में सारे वेयरिंग टेयरिंग पार्ट बना के दे देते थे। और धीरे धीरे उसकी पूरी खाली बॉडी ओरिजिनल रही मशीन की, कंपनी की, बाकी उसके वेयरिंग टेयरिंग पार्ट सारे मैंने डेवलप किए थे। और जैसे बॉटलों को आपने एक बॉक्स में डाल दिया, तो वहाँ से एक बेल्ट आएगा, और उसको जैसे आपने देखा होगा कि किसी चीज़ को अपन कन्वेयर बेल्ट से शिफ्ट करते हैं, तो इन बॉटलों को अरेंज करने का सिस्टम हमने बनाया था कि बॉटल सीधा जाए या उल्टा जाए, टेढ़ा जाए या बांका जाए, कैसा भी किसी भी डायरेक्शन बॉटल जाएगा, आगे बेल्ट के ऊपर उसका पेंदा नीचे ही रहेगा, नेक उसका ऊपर रहेगा। ऐसा उसमें हमने सिस्टम बनाया था। और मात्र 28,000 में हमने मशीन बना के दी थी। ऐसे ही रिजेक्शन के लिए हमने एक सिस्टम बनाया था कि जो वेट कम है या ज़्यादा है तो उसको रिजेक्ट करना है। तो उसके लिए हमने एक सिस्टम डेवलप किया था। पहले तो वेट करने का सिस्टम बनाया कि कन्वेयर बेल्ट के साथ में वो वेट करेगा, और उसके बाद उसको सेंसर लगा के हमने उसको रिजेक्ट करने का भी उसमें हमने सिस्टम डाला था। तो जो ओवर वेट था वो एक साइड गिरता था, और जो अंडर वेट था वो एक साइड में गिरता था। इस प्रकार हमने काफ़ी पैकिंग, क्योंकि बाकी मशीनें तो बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती है, छोटी कंपनियां भी कंपटीशन बना रही है। क्योंकि टेबलेट कंप्रेशन मशीन इस पे पंचिंग से लेके सिंगल स्ट्रोक वाली से लेके ने 38 स्टेशन तक हमने बनाई हुई है करके। परंतु धीरे धीरे मार्केट में कंपटीशन बढ़ा, और हर चीज़ की लाइसेंसिंग भी आजकल बहुत ज़्यादा उस समय क्रिटिकल था। तो फिर हमने नए नए सिस्टम बनाए, और पैकिंग करने का सिस्टम बनाया कि आपके बॉक्स आ रहे तो उनको कैसे हम पैक करें, अरेंजमेंट करने का सिस्टम बनाया। तो अनुशासनात्मक शुरू से मैं रहा हूँ, तो उसी प्रकार हमने मशीनों को बनाया करके। और एक चीज़ और बता दूं आपको कि 50 साल ज़्यादा बड़ी बात हो रही है, वॉशिंग मशीन आई थी नई नई, तो वॉशिंग मशीन से हमने छाछ बनाना शुरू कर दिया था। और अभी हम हमारे शिविरों में जूस जो बनाते हैं, तो जूस में से रस निकालना है तो उसको निचोड़ते नहीं है, हम उसको एक विशेष थैला जो ड्रायर में डाल देते हैं, और नई मशीन लेते हैं हम, उसमें उसको डाल के घुमा देते हैं, तो सारा रस बाहर आ जाता है। और नारियल का जो रस बाहर आता है, तो उसके अंदर जो छुंदा या उसका रफेज बचता है, वो हमारे को पूरा ड्राई मिलता है। तो उसकी मिठाई बनाना हमारे लिए आसान हो जाता है। शुक्रिया, आभार।